And firstly, before starting this seminar, I thanks to E.R. Manmohan Singla sir for giving me such an opportunity that I can deliver you my some thoughts on searches on SEO. Before starting, I want to request you all that you all note down the main points, and your doubts will be I will clear after the seminar. I will give you 15 minutes for your queries and doubts. So now let's begin. Start the seminar. Some reasons की वजह से सर आज आ नहीं पाए, बट वो हमें लाइव देख रहे हैं. तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम आउटसाइडर्स आज ऑल्सो विद अस. तो सीधा एसईओ की टर्म्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केटिंग क्या है. ये हमारे आज के कुछ हाइलाइट्स रहेंगे. व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ, टाइप्स ऑफ एसईओ, बेनिफिट्स, हाउ टू डू एसईओ एंड फ्यूचर ऑफ एसईओ. तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग हम कोई भी बिजनेस या सर्विसेज मार्केट के अंदर दिखाना चाहते हैं. बिजनेस को मोटिव होता है प्रॉफिट का, तो उसके लिए हम मार्केटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वो बिजनेस पहुंचे, वो सर्विसेज पहुंचे, लोग जाने हाँ भी इस नाम की कोई फर्म है. तो इसके अंदर अब दो पार्ट्स आते हैं. एक आता है डिजिटल मार्केटिंग, एक आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग. ट्रेडिशनल मार्केटिंग वो है जो हम अभी तक करते आए हैं, पैम्पलेट्स, टीवी एड्स, न्यूज़पेपर, रेडियो एक्सेट्रा. डिजिटल मार्केटिंग अब आ जाता है इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ऑनलाइन करना, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, या फिर आपकी वेबसाइट बनाना, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस के थ्रू, या फिर मतलब कि बिजनेस कार्ड्स या फिर डिजिटल कार्ड्स बनाना जिसके अंदर आपके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है. इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में. क्यों डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर है. तो इसके अंदर फर्क मेन यही है. सबसे पहला तो कि भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज है. डिजिटल मार्केटिंग चीपर है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से. डिजिटल मार्केटिंग में आप अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको ये नहीं पता होता कि किसने आपका वो पैम्पलेट्स देखा है या नहीं देखा, या फिर जो आपने बैनर लगाए हुए हैं उनको कितने लोगों ने देखा है. तो डिजिटल मार्केटिंग इसके अंदर भी आ गया, क्योंकि आप अपनी टारगेट ऑडियंस कर सकते हैं. अब मैं आऊंगा एसईओ के ऊपर. ये डिजिटल मार्केटिंग की एक टेक्निक्स होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो कि बहुत जरूरी है जो भी डिजिटल मार्केटियर है उसके लिए. एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर्म इसकी. सबसे पहले एसईओ का इंट्रोडक्शन. जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं ऑनलाइन www वेब पेज पे, तो हम कुछ भी जो क्वेरी टाइप करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है, वो हमारी जो क्वेरी का रिजल्ट होता है वो एक तरीके से एसईओ का पार्ट होता है कि हम एसईओ करने के बाद ही वो रिजल्ट आते हैं. तो हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो क्या चीज सबसे ऊपर आ रही है, क्या चीज उसके बाद आ रही है, जो वो रैंकिंग है उसको करने के लिए हम एसईओ यूज करते हैं टर्म. और एसईओ के अंदर काफी सारे इसके पार्ट्स होते हैं. इसके टाइप्स ऑफ एसईओ होता है कि इसके पहले जानते हैं हम एसईओ करना क्यों है. इस टाइप से पहले हम समझेंगे कि एसईओ करना क्यों है, क्यों जरूरी है, या बड़ी बड़ी कंपनियां एसईओ के लिए क्यों भागती हैं. एसईओ सबसे जरूरी इसलिए है कि फर्स्ट थिंग तो ये कि हमारा ऑनलाइन नाम आ रहा है या नहीं आ रहा सर्च रिजल्ट्स में. जैसे कोई भी, अब एक एग्जांपल देता हूं, कोई HIDM सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन. अब वो जरूरी नहीं है कि वो बंदा मतलब HIDM के आसपास कहीं है, वो दूर है तो वो आ नहीं सकता एक बारी के लिए, तो वो गूगल पे सर्च करता है, वो लिखता है HIDM. अब HIDM फर्स्ट थिंग तो ये कि HIDM गूगल पे है या नहीं है, उसको गूगल पे लेके आना. ठीक है. सेकंड थिंग ये कि जब वो ऑनलाइन सर्च करता है बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर काफी सारे रिजल्ट आते हैं CRP पे, यानी सर्च रिजल्ट पेज पे काफी सारे रिजल्ट आते हैं. उसके अंदर HIDM है या नहीं है तो कौन से उस पे है, लाइन में है, कहाँ पे है, नीचे है, ऊपर है, और अगर नीचे है तो उसको ऊपर कैसे ला सकते हैं, रैंक कैसे कर सकते हैं उसको. इसके लिए हम एसईओ यूज करते हैं. एसईओ के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ. व्हाइट हेड एसईओ होता है एक तरीके से कि ऑर्गेनिक एसईओ, मतलब कि जो गूगल कहता है तुम इस तरीके से एसईओ करो. व्हाइट हेड एसईओ में सब कुछ ऑर्गेनिक, सब कुछ ही ओरिजिनल होता है. आप जैसे किसी साइट को, आपके वेबसाइट का कंटेंट अच्छा लगा, या फिर उसको आपकी वेबसाइट में कुछ नया दिखा, तो वो उसका लिंक अपनी साइट पे डालता है, या मतलब कि उसको रिकमेंड करता है, वो व्हाइट हेड एसईओ है.
अब इसके हम जानते हैं ब्लैक हेड एसईओ। ब्लैक हेड एसईओ होता है जो कि गूगल के हिसाब से इलीगल है। ब्लैक हेड एसईओ सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लैक हेड एसईओ को कोई भी प्रेफर नहीं करता है कि आप उसका यूज कीजिए। ब्लैक हेड एसईओ में हम पैसे लगाते हैं, गूगल को फोर्स करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट को ऊपर लाइए, रैंक कीजिए। तो इसमें अब हम जानेंगे ग्रे हेड एसईओ। ग्रे हेड एसईओ होता है जो ब्लैक हेड एसईओ एंड व्हाइट हेड एसईओ दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तरीके से वो सही है भी और एक तरीके से नहीं भी। ग्रे हेड एसईओ में होता है कि हम हमारी खुद की ही कुछ वेबसाइट्स मतलब बना लेते हैं और उसके ऊपर ही हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं या फिर खुद का ही रेफरेंस देते हैं आगे लोगों से। वो हमारे खुद के ही लोग होते हैं जो कि हमारा रेफरेंस आगे देते हैं, तो वो आ जाता है ग्रे हेड एसईओ में। अब इसके अंदर आता है कि हम एसईओ करें कैसे, ये किया कैसे जाता है। तो ये दो तरीके से होता है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले ऑन पेज को समझेंगे। ऑन पेज होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर माल डालना या कुछ भी। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर होता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कि जो हमारी वेबसाइट है उसका यूआरएल भी वेबसाइट से ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, अब जुगाड़िंग.com है। जुगाड़िंग.com एक वेबसाइट है जो कि डिजिटल इशार वगैरह ये सारे इसके सब पार्ट है। अब जैसे जुगाड़िंग.com है वो एक वेबसाइट है, तो जो उसका यूआरएल है ना वो भी www.jugaadin.com हो, मतलब कि जो आपकी वेबसाइट का नाम है वही आपके यूआरएल में आ रहा है, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो उस चीज को सर्च करने में। तो सबसे पहला आ गया यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड आ जाता है इसके अंदर सब टाइटल्स, सब टैग्स, कि हमारी जो वेबसाइट है उसके जो जब वो शो हो रही है, किसी को भी शो हो रही है, उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस होती है कि इस वेबसाइट में क्या है। तो वो डिस्क्रिप्शन भी हमारी वेबसाइट से ही रिलेटेड हो, ताकि अच्छा एसईओ हो। ये ना हो कि भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर तो कुछ हो रहा है और जब वो बंदा उस वेबसाइट को खोले तो उसमें कुछ और निकलता है। तो वो भी एक एसईओ का पार्ट है कि आपका अच्छा एसईओ कैसे हो सकता है। थर्ड इसके अंदर आता है कीवर्ड स्टफिंग, कि हमारी वेबसाइट के अंदर हमने वो कीवर्ड्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। जैसे जुगाड़िंग न्यूज, जुगाड़िंग है, उसकी वो हमारा कीवर्ड है जुगाड़िंग, तो उस जुगाड़िंग को हमने कहाँ कहाँ पे डाला है, बीच में पैराग्राफ्स लिखते हैं या जो भी हमारा कंटेंट है उसके बीच में वो है या नहीं है वो देखना है। अगर नहीं है तो उसको लाना। बट इसके अंदर हम एक चीज का ध्यान रखें कि हम इसके अंदर ज्यादा भी ना लाएं उस कीवर्ड को, क्योंकि वो अगर वो ओवर स्टफिंग हो जाता है तो वो गूगल के नजरों में अच्छा नहीं है, ऑनलाइन सर्च इंजन के उसके। थर्ड इसके अंदर आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कि हम खाली कंटेंट ही ना लिखें, साथ में इमेज का भी यूज करें। इमेज पे टेक्स्ट हो, मतलब ऑल टेक्स्ट होता है, जिसकी वजह से अगर समटाइम आपसे देखा होगा आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके अंदर वो इमेज नहीं खुल पाती, बट कुछ लिखा आता है वहां पे लिंक टाइप में या फिर ब्लू लाइन में कुछ भी लिखा आता है, वो होता है ऑल टेक्स्ट। वो यूज इसलिए होता है कि अगर आपकी इमेज नहीं खुल रही है तो आप वो जान सकें इस इमेज के अंदर ऑन एन एवरेज है क्या, अप्रोक्स आपको आइडिया हो जाएगा। और वो ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत अच्छे से यूज होता है, क्योंकि क्रॉलर जो है, क्रॉलर को हो, स्पाइडर को हो, ये एक गूगल का डिवाइस को हो या एल्गोरिथम को हो, ये क्रॉलर होता है जो क्रॉल करता है। जो भी हम क्वेरी डालते हैं गूगल पे, जो सर्च आता है वो बाय क्रॉलिंग आता है। क्रॉलर है वो क्रॉल करता है, आपकी वेबसाइट को पढ़ता है और फिर उसको रैंकिंग देता है ऊपर से नीचे तक, कौन सी ऊपर कौन सी नीचे। तो उस चीज को क्रॉलर पढ़ता है। अगर इमेज ऑप्टिमाइजेशन है तो इमेज के बेसिस पे भी आपकी वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ सकता है। इसके कुछ पार्ट्स अब हमने जाने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, और भी इसके काफी पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन है कि अब हमने हमारी दुकान तो रेडी कर ली है, ऑनलाइन हमारी वेबसाइट रेडी कर ली है, अब उसका ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि कुछ और लिंक्स का, कुछ और प्लेटफॉर्म्स का यूज करना कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर मतलब हमारी वेबसाइट को ऊपर रैंक करवाए, पॉपुलर करे उसको। तो इसका सबसे पहला आता है मेन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू हम हमारी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। सोशल मीडिया पे उसके लिंक्स जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम हमारी वेबसाइट का जो इंट्रोडक्शन है या जो लिंक है वो हम लोगों को भेज सकते हैं। इसके कुछ फ्री टूल्स भी हैं जैसे मेलचिम्प एक्सेट्रा। थर्ड इसका मेन पार्ट होता है बैकलिंक्स।
के थ्रू भी हमारी वेबसाइट का अच्छा एसईओ होता है। कुछ अच्छी वेबसाइट्स पे हम लिंक्स देते हैं। अब लिंक्स देने के दो तरीके हैं बैकलिंक्स के। या तो आप उसको ट्रस्टवर्थी कीजिए कि आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की या फिर सामने वाले को आपका कंटेंट अच्छा लगा और उसने आपकी वेबसाइट का बैक लिंक दे दिया अपनी वेबसाइट पे। सेकंड थिंग, आप उसको बाय हाइड मोड में करें, लाइक कि आप किसी भी उसमें वेबसाइट में गए और कहीं पे कमेंट के अंदर अपना वेबसाइट का लिंक दे दिया, या फिर कोई लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है उसके अंदर आपने अपना वेबसाइट का लिंक दे दिया। जैसे कि ये बड़े बड़े जो वीआईपीज होते हैं या सेलिब्रिटीज होते हैं वो लाइव आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो उनके कमेंट्स में अपना बैकलिंक वगैरह डाल दिया, फिर जो पोस्ट हैं फेसबुक वगैरह में उसमें अपना बैकलिंक डाल दिया। फोर्थ है इसके अंदर गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग ये होता है कि हम किसी भी दूसरे की वेबसाइट पे, दूसरे के ब्लॉग पे हम ब्लॉग लिखते हैं, उसके अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक भी डालते हैं, वेबसाइट से रिलेटेड भी लिखते हैं, या फिर कुछ और भी लिख सकते हैं। मतलब टॉपिक होता है उसके अंदर, हम किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो वो होता है गेस्ट ब्लॉगिंग कि हम किसी और से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए। हाँ, अब एसईओ हम यूज क्यों करें, वाई वी शुड यूज एसईओ। तो सबसे पहले इसका आता है ब्रांड अवेयरनेस, कि हमारी ब्रांड को अवेयर, हमारे ब्रांड के रिलेटेड लोगों को अवेयर करना कि ऐसे ऐसे मार्केट के अंदर एक चीज है, जैसे जुगाड़िन है, एक मार्केट के अंदर ऐसे एक कंपनी है जो कि ये काम करती है, वो एक ब्रांड अवेयरनेस है। ठीक है, जुगाड़िन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, आप इसको एज ए प्रोडक्ट वे में भी ले सकते हैं। और सेकंड, टारगेटेड ट्रैफिक। एसईओ हम करते हैं, सबसे इसका बेस्ट पार्ट होता है कि हम हमारे ट्रैफिक को टारगेट कर सके। हम उन्हीं लोगों को वेबसाइट दिखाएंगे जिस लोगों से रिलेटेड हमारी वेबसाइट है, या जिस एज क्राइटेरिया को दिखाना चाहते हैं, या एजुकेटेड, मतलब कि गूगल पे हर चीज, हर बंदे का मैक्सिमम डाटा है, हर चीज गूगल के ऊपर अवेलेबल है, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के भगवान है या नहीं है, उसके अलावा सब गूगल पे अवेलेबल है। तो वो एक तरीके से हम हमारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि हम किन लोगों को दिखाना चाहते हैं, कैसा, मतलब डाटा के रिलेटेड। फोर्थ होता है योर कॉम्पिटिटर्स। सबसे बड़ा पॉइंट एसईओ हमारा करने का कंपटीशन, कि हमारे कॉम्पिटिटर की वेबसाइट तो कहीं हमारे से ऊपर नहीं आ रही, कहीं वो हमसे ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, उसको नीचे लाना, अपने आप को ऊपर लाना। ये सबसे बड़ा हम इसलिए एसईओ करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके, कॉम्पिटिटर से हमारा स्ट्रॉन्ग हो, हम उनसे स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, ये आपने जाना कि एसईओ होता क्या है, टाइप्स ऑफ एसईओ, या ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पेज, यानी कि हम एसईओ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, हम जानते हैं एसईओ की हिस्ट्री, ये आई कैसे, इसका वजूद कैसे आया हम सबके बीच में, कि हम क्यों एसईओ करने लगे या कैसे स्टार्ट हुआ एसईओ। एसईओ की हिस्ट्री का सबसे पहला जो स्टार्टअप था वो था 10 सितंबर 1990, जब एक आर्ची नाम का सर्च इंजन फर्स्ट टाइम इंटरनेट की दुनिया में लॉन्च हुआ था। उस टाइम से इंटरनेट स्टार्ट हुआ था। तो आर्ची नाम का फर्स्ट एक लॉन्च हुआ था वेब इंजन, जिसको हम उसके बाद 1991 6 अगस्त ऑफ 1991 इस सर्च इंजन के ऊपर एक पहली वेबसाइट लॉन्च हुई थी, जिसको आप सारे जानते भी होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। वो फर्स्ट टाइम 6 अगस्त 1991 में लॉन्च हुआ था। वो एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर वो इंटरनेट के बारे में बताते हैं कि है क्या ये www वेब जो है, ये www है क्या। तो मैं इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा। ये जो कंपनी है, ये फर्स्ट टाइम, ये एक न्यूक्लियर कंपनी है, जिस जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, न्यूक्लियर कंपनी। इसने अपना फर्स्ट टाइम जो है कि वो ऑनलाइन शो किया। इसकी न्यूक्लियर कंपनी की इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक यूरोपियन फ्रेंच कंपनी है जो कि न्यूक्लियर बेस पे काम करती थी, और इस कंपनी के अंदर इनके एक बहुत ही महान एम्प्लॉय हुए जिन्होंने इस चीज का वो किया,
ब्रिनसली इस कंपनी के एक एम्प्लॉय थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट को रखा अपनी कंपनी के सामने, बट उन्होंने मना कर दिया। ब्रिनसली आज भी ये कहते हैं कि जो उनको इस चीज का आइडिया आया ये उनको एप्पल के नेक्स्ट कंप्यूटर से आया था, जो एप्पल का फर्स्ट मॉडल था डेस्कटॉप पीसी के अंदर नेक्स्ट। तो उससे इनको ये आइडिया आया कि जब इंटरनेट का लॉन्च हो गया है तो उसके अंदर हम उसको कैसे इस्तेमाल करें इंटरनेट को। आज भी उनका कोई भी आप आर्टिकल या फिर कुछ भी देखेंगे उसके अंदर ये चीज अवेलेबल है। और बेंडली जो है आज भी टॉप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो गूगल के टॉप पीपल्स हैं उनमें उनका नाम शामिल है गोल्डन वर्ड्स के साथ। अब वापसी हिस्ट्री पे आ जाते हैं। उसके बाद जनवरी 1994 में याहू लॉन्च हुआ। फिर मतलब कि उसके बाद ये जब 1991 में फर्स्ट वेबसाइट आई उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में एसईओ का ऐसा तहलका मचा, मतलब इंटरनेट का ऐसा तहलका मचा कि सर्च इंजन्स भी काफी लॉन्च हुए, कुछ चीजें भी लॉन्च हुई। तो 1994 में जैसे कि याहू लॉन्च हुआ, फिर 1995 में MSN लॉन्च हुआ। ये भी एक MSN जो है ये भी एक सर्च इंजन है, पहले चलता था अब कम चलता है। उसके बाद 1996 में ब्लैक क्रब लॉन्च हुआ। ब्लैक क्रब आपको आप में से कोई जानता है ब्लैक क्रब है क्या? ये एक सर्च इंजन है। इसके अंदर आप सबको मैं एक ट्विस्ट बताऊं, गूगल का पहले नाम ब्लैक क्रब था, उसके बाद ब्लैक क्रब को चेंज करके जब गूगल रजिस्टर्ड हुआ 1997 में 15 सितंबर 1997 में गूगल रजिस्टर्ड हुआ तो ब्लैक क्रब उनको नाम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने चेंज करके ब्लैक क्रब को गूगल रखा। और ये जो गूगल नाम रखा ये 2 स्टूडेंट्स ने रखा था गूगल का नाम। अगर आपको थोड़ी सी गूगल की हिस्ट्री पता हो कि एक यूएस के स्कूल में 2 बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने एक ड्राइंग क्रिएट की जिसके अंदर वो GOOGLE एक अल्फाबेटिक लेटर्स के अंदर डिजाइन कर रहे थे और वो इवेंट के अंदर वो ड्राइंग उनकी दिखाई गई। तो वहां पे उनके दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना इसका नाम गूगल रख दे। गूगल का जिसका मतलब होता है कुछ भी ढूंढना, अगर आप हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे तो गूगल का मतलब होता है यू कैन फाइंड एनीथिंग ऑन दिस। उसके बाद फिर 1997 में फर्स्ट बार टर्म यूज हुई SEO। मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो SEO की जो ऑफिशियल टर्म जो लोगों को समझ आने लगी कि ये एक्चुअली है क्या, तो इसके ऊपर एक केस स्टडी लेके चलते हैं। ये है फादर ऑफ SEO, इनको कहा जाता है ब्रूकी क्ले। ब्रूकी क्ले 1996 में फादर ऑफ SEO। आज भी इनका नाम SEO के टॉप बोर्ड्स के अंदर है, जो कि टॉप मीटिंग्स होती है या फिर जितने भी SEO के एल्गोरिथम चेंज होते हैं हर उस चीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इनकी राय रखी जाती है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली एक SEO को अनाउंस किया और SEO के तरीके बताए कि आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और इनकी कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा। इन्होंने इनकी फर्स्ट कंपनी स्टार्टेड की इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी के नाम से Brookly.inc इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसी। फर्स्ट इनकी कंपनी इन्होंने लॉन्च की इंटरनेशनल मार्केटिंग एजेंसी Brookly.inc। उसके बाद ये 1998 में गूगल की सर्च पार्टी इन्होंने उसके बाद वेलकम टू सर्च पार्टी गूगल का जो ये डिफाइन है ये किया कि सर्च पार्टी है क्या गूगल के अंदर, वो भी इन्हीं की ही देन है। 1999 में 2000 में कंपनी अपने घर से निकल के फर्स्ट SEO ट्रेनिंग क्लासेस खोला, जिसके अंदर आज भी जो हम गूगल एकेडमी देखते हैं या फिर जो गूगल का जो एग्जाम देते हैं वो जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम इन्हीं से ही आया था 2000 के अंदर, जब इन्होंने अपना फर्स्ट SEO ट्रेनिंग सेंटर खोला यूएस में। तो अब इसके अंदर 1997 मैंने बता ही दिया आपको, 15 सितंबर को गूगल रजिस्टर्ड हुआ। 1998 में 4 सितंबर ये एक ऐसा दिन, ये एक ऐसा टाइम था 4 सितंबर 1998 जब गूगल इनकरप्टेड हो गया। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गूगल इनकरप्टेड हो गया, जिस टाइम पे इस टाइम पे अपने पूरे वर्ल्ड की अगर देखी जाए उन्हें एवरेज 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो इसकी वजह से वो हो गई थी, मतलब कि खत्म हो गई थी इस वजह से, जबकि उस टाइम पे यूएस की भी ओनली 5.7 ट्रिलियन इकोनॉमी थी उस टाइम पे।
और इसकी वजह से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी खत्म हो गई थी, जिसको रिकवर करने में काफी समय लगा। उसके बाद फिर 2003 में याहू ने अपना खुद का क्रोलर लॉन्च किया। 2003 में याहू ने अपना खुद का क्रोलर लॉन्च किया। 2004 में गूगल सजेस्ट आया। गूगल सजेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। गूगल सजेस्ट होता है जब हम गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, वो नीचे कुछ सजेशंस दिखाता है, वो गूगल सजेस्ट होता है कि उसके अंदर वो पहले से एक एल्गोरिथम होता है जो कि आपके पहले या आगे का सजेशन देता है कि आप शायद ये लगाना चाह रही हैं। उसके बाद फिर 2009 में बिंग लॉन्च हुआ। 2009 में ही माइक्रोसॉफ्ट और याहू जो है ना, ये सर माइक्रोसॉफ्ट और याहू ने पार्टनरशिप कर ली, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम्स में याहू एज ए सर्च इंजन आने लगा कि वो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन बन गया याहू का। तो इस चीज का सुंदर पिचाई जी हमारे गूगल के जो सीईओ हैं, उन्हें इस चीज की पहले ही भनक लगी थी, इसलिए उन्होंने 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो आज के टाइम में आप सभी यूज करते हैं। मैंने एक डाटा रेडी किया है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है कि आज के टाइम में हम क्या चीज कितना यूज करते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, गूगल आज के टाइम में 69.3 यूज हो रहा है, याहू 21.3 है, बिंग 2.6 है एंड अदर्स 4.8। इस पे हम आगे भी आएंगे, इसके बारे में और भी इंस्ट्रक्शन कीजिए। और यूट्यूब जो आज के दौर में उठ रहा है, ये है यूट्यूब, जो कि 2% अभी यूज हो रहा है, बट आने वाले टाइम में इसका परसेंटेज 2 से होके 27 होने वाला है 2020 में। उसके बाद पार्टनरशिप के बाद माइक्रोसॉफ्ट और याहू की फिर 2009 में लॉन्च हुआ रियल टाइम। रियल टाइम लॉन्च हुआ। रियल टाइम मींस वेल्थ टाइम, वेदर एंड टाइम, जो पूरे वर्ल्ड का आपको बताएगा बाय गूगल। उसके बाद फिर 2011 में लॉन्च हुआ पांडा, 2013 में पेंगुइन, 2013 में ही एल्गोरिथम लॉन्च हुआ एक हेमिंग बर्ड। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस हेमिंग बर्ड्स ये इसके बारे में बताता हूं। जो सबसे पहले लॉन्च हुआ पांडा। पांडा लॉन्च हुआ था 2011 में। इसका लॉन्च करने का मकसद यही था गूगल का, ये एक एल्गोरिथम है पांडा, जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट की क्वालिटी देखते हैं कि जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है वो उसको ऊपर लाओ, जो लो क्वालिटी वेबसाइट है उसको नीचे लाओ। ये काफी मंदी का दौर था 2011 का भी कुछ वेबसाइट्स, कुछ कंपनियों के लिए, क्योंकि उनकी कंपनियां गूगल पे से ही हटा दी गई थी, उनकी वेबसाइट में कुछ भी कंटेंट नहीं था। उसके बाद 2013 में आया पेंगुइन 2.0। पेंगुइन 2.0 को जीरो को लाने का तात्पर्य ये था कि ये भी एक एल्गोरिथम है जो कि वेबसाइट की स्पैमिंग को देखता है कि उस वेबसाइट की मतलब कि वो वेबसाइट कोई स्पैमिंग या कोई फेक न्यूज या फिर कोई फेक प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं डाल रही है। इसके बाद फिर 2013 में लॉन्च हुआ हेमिंग बर्ड। हेमिंग बर्ड जैसे कि आप जानते हैं, हेमिंग बर्ड अपने नाम से ही फेमस है कि ये स्पीड के लिए जानी जाती है हेमिंग बर्ड। तो इसी को नाम देते हुए गूगल ने एल्गोरिथम चलाया जो कि वेबसाइट की स्पीडिंग को चेक करता है कि वो वेबसाइट कितनी स्पीड से लोड हो रही है या उस वेबसाइट की क्वालिटी क्या है। उसके बाद फिर मई 2014 में पांडा 4.0 आया। ये एक अपडेट था जिससे कि और ज्यादा उन्होंने इसको स्पेसिफाई किया। फिर आया 2014 में गूगल पिजन। ये पिजन गूगल पिजन होता है एक तरीके से, ये भी एक गूगल का एल्गोरिथम है जो कि गूगल की वेबसाइट्स को, जो गूगल पे जो वेबसाइट रैंक कर दी है, ये पिजन जो है वो उन रैंकिंग को देखता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर होनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट नीचे होनी चाहिए। पेंगुइन और पिजन में एक फर्क समझिएगा कि पेंगुइन देखता है उस वेबसाइट की वो क्या है, हाई बेस क्वालिटी है, लो बेस क्वालिटी है, इस वेबसाइट को यहाँ पे मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस वेबसाइट की कितनी प्रोबेबिलिटी है। बट पिजन देखती है कि इस वेबसाइट को ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। मतलब ये एक एल्गोरिथम है जो कि उसकी रैंकिंग को डिसाइड करता है, ऊपर अप एंड डाउन। फिर 2015 में अप्रैल 21 2015 एससीओ के अंदर ये सबसे बड़ा एक दिन था जिसके अंदर आया मोबाइल गिडन। मोबाइल गिडन एक तरीके से एक एल्गोरिथम है जो कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स चेक करता है। इस दिन से आप मतलब मोबाइल के अंदर हमारे एक ऑप्शन आने लगा था डेस्कटॉप व्यू, वेबसाइट का डेस्कटॉप व्यू ऑप्शन आने लगा था। दूसरी चीज, और ये वही दिन था जब हमारे मोबाइल के अंदर कुछ वेबसाइट्स जो मोबाइल में खुल ही नहीं सकती थी, हर वेबसाइट मोबाइल में खुलनी स्टार्ट हुई।
खुलनी स्टार्ट हुई, बट कैसे खुल रही है वो अभी मैटर्स नहीं करता। वो था डेस्कटॉप व्यू। इसके बाद अक्टूबर 26 में आया ब्रेन रैंक। ब्रेन रैंक ये भी एक बहुत तगड़ा एल्गोरिथम था। इस ब्रेन रैंक के अंदर हम कुछ भी जब गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो ब्रेन रैंक उस चीज को समझ रहा है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो गूगल के ऊपर वो अपने आप लिखा आ रहा है। बट ब्रेन रैंक के अंदर अब आपने जैसे टाइप किया SERP तो इसके अंदर रिजल्ट्स दिखाएगा। फर्स्ट रिजल्ट आ गया SERP किस लिए यूज करते हैं। सेकंड रिजल्ट आ गया कि इसके अंदर SERP की कंपनीज जो SERP में आपको अच्छा वो कर सकती है। हमने लिखा फुल फॉर्म ऑफ SERP, ठीक है। बट तो गूगल ने क्या किया, रैंक ब्रेन के हिसाब से उसने व्हाट उठा लिया, फुल फॉर्म उठा लिया, SERP उठा लिया, इससे रिलेटेड उसने रिजल्ट्स दिखा दिए। बट उसने ये नहीं समझा कि हम चाहते क्या है। हम फुल फॉर्म SERP की जानना चाहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SERP, ऑफ SERP और व्हाट इज SERP में फर्क है, फुल फॉर्म और उसमें। तो ब्रेन रैंक के अंदर अभी इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं थी कि वो इस चीज को समझ पाए, ठीक है। तो ये ब्रेन रैंक था कि हम कुछ भी टाइप मतलब बोल रहे हैं या फिर कुछ भी लिख रहे हैं वो आ रहा है, वो एक ब्रेन रैंक है गूगल का एल्गोरिथम जो वो रिजल्ट दिखा रहा है। उसके बाद 2016 में पेंगुइन 4.0 आया। 2017 में 2017 में डबिश फ्रेड आया। 2000 ये फेब और मार्च के दौरान था 2017। डबिश फ्रेड के अंदर ये है कि आप एक तरीके से इसको हैमिंग बर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब कह सकते हैं कि ये एक हैमिंग बर्ड के जैसे हैमिंग बर्ड काम करता है वैसे डबिश फ्रेड काम करता है, बट इसकी बस क्वालिटी उससे और ज्यादा बेहतरीन होती है। तो 2018 में आया मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। अब से जो हम वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो HTML पे हो, चाहे वो प्रॉक्सी पे हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट पे हो, चाहे वो C++ पे हो, हम उसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं अब हमें। एक तो होता है डेस्कटॉप इंडेक्सिंग, एक होता है मोबाइल इंडेक्सिंग। थोड़ा समझेंगे दोनों के बीच में। डेस्कटॉप इंडेक्सिंग जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि वो डेस्कटॉप पे अच्छा खुलेगा, बट वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। जो मैंने आपसे ऊपर बात की थी कि मोबाइल ये वो आया, ठीक है, वो मोबाइल में खोल रहा है बट वो फ्रेंडली नहीं है, टाइम ले रहा है। बट मोबाइल इंडेक्सिंग आने के बाद आप जो वेबसाइट खोल रहे हैं वो मोबाइल में भी स्पीडी खुलेगा। डेस्कटॉप वर्जन आपको जो ये ऑप्शन है वो इसके बाद ही मतलब इसकी वजह से ही आता है कि आप उसके अंदर डेस्कटॉप व्यू देख सकते हैं वेबसाइट का, और वो उतनी ही स्पीड से खुलेगा। जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो क्वालिटी को डाउन नहीं करेगा। तो अब हमने जाना SEO क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कैसे ये कर सकते हैं, या फिर इसकी हिस्ट्री क्या है। अब थोड़ा जानते हैं इसके अपडेट्स के बारे में, जो कि न्यू अपडेट्स 2019 में आए हैं फॉर 2020 के लिए कुछ अपडेट्स इसके। जैसे कि इसका सबसे बड़ा अपडेट्स आया है कि गूगल ने 2020 के अंदर एक साइट किट प्लगइन लॉन्च किया है, जो कि अब आपको आपकी वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे बनी होती हैं उन वेबसाइट्स का एक ही गूगल ने किट लॉन्च किया, जो आपको आपके वर्डप्रेस के डेस्कटॉप डैशबोर्ड पे सब कुछ शो करेगा। इसके अंदर आपका गूगल एनालिटिक्स भी होगा, गूगल एड्स भी होगा, मतलब गूगल के जो आपको अलग अलग पार्ट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा ना आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को उनके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वो आप उसी के अंदर ही डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हो गूगल किट के माध्यम से। सबसे बड़ा एक अपडेट ये आया फीचर्ड स्निपेट्स। स्निपेट्स पता है किसी को क्या होता है? स्निपेट्स होता है किसी भी चीज को तोड़ के लिखना, मतलब स्पेस देके या फिर उसको बीच में हैश लगा के या फिर किसी मतलब उसको स्पेस देके, मतलब ये सामने वालों को ये दिखे यहाँ पे ये एक पार्ट्स में लिखा हुआ है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। जैसे कि हम इस पे देख सकते हैं व्हाट इज द रूल्स ऑफ फुटबॉल। एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्स द रूल्स ऑफ फुटबॉल।
ठीक है। अब स्निपेट में क्या होता है कि हम इसके अंदर इसको सीधा पूरा ना लिखने की बजाय, मतलब कि हमारी वेबसाइट जो है वो पूरा ना शो करने की बजाय उसके अंदर पार्ट शो आएंगे, फुटबॉल, रूल्स, स्टेप्स, या फिर अगर वो कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो प्रोडक्ट्स, वो स्निपेट हो गया कि वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग रहेगा, 13% इसकी संभावना है कि ये आपके एसईओ को इंक्रीज कर सकता है, वेब रैंकिंग को। फोर्थ इसके अंदर हम देखते हैं कि फेसबुक ने एक अनाउंस किया है अब, जो 2020 में लागू होगा, कि जो एड मैट्रिक्स है ना, फेसबुक ने सोशल मीडिया का पार्ट है, फेसबुक आप सब यूज करते होंगे और कुछ इसके अंदर एड्स भी लगाते होंगे, स्पॉन्सर्ड भी। तो फेसबुक ने अब से क्या करना स्टार्ट कर दिया कि उसने जो 10 सेकंड्स की एड है उसको खत्म कर दिया। वो 10 सेकंड की एड को या 10 सेकंड्स में आए हुए व्यूज को वो काउंट नहीं करेगा अपने एनालिटिक्स में, जो वो आपको शो करेगा 10 सेकंड वीडियो व्यूज हैज रिमूव्ड फ्रॉम फेसबुक। इंस्टाग्राम में एक जो इंस्टाग्राम की अपडेट आई है, ये 3 दिन पहले ही अपडेट आई है, जिसके अंदर इंस्टाग्राम ये टेस्टिंग कर रहा है कि जैसे हम बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो एक ही दिन में बहुत सारी स्टोरीज डालती है वो एक साथ, उसके बाद क्या उनका मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो 2 घंटे तक ये स्टोरी दिखाना चाहते हैं, 2 घंटे तक ये दिखाना चाहते हैं। अब वो फेसबुक पे भी वो सेम स्टोरीज डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी सेम स्टोरीज डाल रहे हैं। तो अब आपको पता है कि इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही पार्ट है। तो इंस्टाग्राम अब ये एक टेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से वो जो रिमूवल ऑफ स्टोरीज है ना, डाउन मतलब डिलीटिंग ऑफ स्टोरीज है, वो थोड़ा इजी हो सके। कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे रिमूव कर रहे हैं तो अपने आप वो फेसबुक से भी रिमूव हो जाए, या फिर अगर आप फेसबुक पे रिमूव कर रहे हैं तो वो अपने आप इंस्टाग्राम पे भी रिमूव हो जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा डाटा है, जो कि डुप्लीकेटेड डाटा है, उसका कम हो जाए ऑनलाइन। अब ट्विटर भी एक नई टेस्टिंग कर रहा है, जो कि ये आई है 10 दिन पहले ही एक ट्वीट किया था, ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से आया था कि अब से ट्विटर भी एक नई टेस्टिंग कर रहा है, जिसके अंदर ट्विटर भी अब से ऑप्शन देगा स्विच अकाउंट्स का। यानी कि जैसे हम इंस्टाग्राम में है 2-2, 3-3 अकाउंट्स चला सकते हैं, फेसबुक में है 3-4 अकाउंट्स चला सकते हैं, उसी तरीके से अब हम ट्विटर में भी, अभी तक ट्विटर में सिर्फ एक ही अकाउंट चल सकता है, बट कोशिश है 2020 में ट्विटर हमें एक ऑप्शन दे कि हम उसके अंदर 2-3 ट्वीट्स अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ट्विटर इसके अंदर क्या डाल रहा है, क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आपका जो पर्सनल ब्लॉग है वो तो अलग ट्विटर हो जाएगा, फिर मतलब अकाउंट एक ही है बट उसको पार्ट्स हो गए उसके अलग अलग, आप उसको अलग अलग लॉगिन्स में कर सकते हैं कि जो आपके ट्वीट्स हैं, जो आप ट्वीट्स कर रहे हैं वो आपका एक सब पार्ट बन जाएगा, और जो आपके होम पेज है या फिर जो आपके ट्वीट्स आ रहे हैं उसका एक और सब पार्ट बन जाएगा इन डबल अकाउंटिंग के साथ। ये एक फीचर है ट्विटर के अंदर जो वो लाने की कोशिश कर रहा है और शायद ले भी आए। व्हाट्सएप का इस टाइम पे सबसे ज्यादा इस टाइम पे न्यूज में चल रहा है व्हाट्सएप की, बस व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस भी खरीद लिया है। सेकंड थिंग ये कि अब जो व्हाट्सएप है स्मॉल बिजनेसेस के लिए कैटालॉग लेके आ रहा है। कैटालॉग इन द सेंस आपके प्रोडक्ट्स का 360 व्यूज एंड उस प्रोडक्ट्स की डिटेल, जो कि अब आप व्हाट्सएप पे भी दिखा सकते हैं लोगों को। और सेकंड थिंग व्हाट्सएप ने जो सबसे मेन किया कि अभी तक व्हाट्सएप फ्री था, व्हाट्सएप फ्री आप सब मैसेजेस कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई कुछ नहीं, बट इन 2020 व्हाट्सएप बिजनेस जो है, जो अभी व्हाट्सएप बिजनेस मैं आपको फोन में ही दिखाता हूँ, किसी के फोन में अगर आप प्ले स्टोर पे देखेंगे ना व्हाट्सएप बिजनेस है, वो ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है। व्हाट्सएप ने ऑफिशियल अपना खुद का एक बिजनेस निकाला है जो कि फिलहाल पेड है, वो पेड है। आप उसके अंदर जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर आपसे वो पैसे मांगेगा उसको डाउनलोड करने के लिए। ये कि 2019 के अंदर ये एक बीच में अफवाह भी चली थी कि व्हाट्सएप जो है पेड वो चलाएगा, बट वो थोड़ा सा जो न्यूज थी उसको घुमा फिरा के बोल दिया, तो वो चेंज हो गया। बट मेन थिंग ये है कि व्हाट्सएप 2020 में व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा आप अपनी स्पॉन्सर ऐड शो कर सकते हैं, और व्हाट्सएप बिजनेस के नीचे भी व्हाट्सएप बाय फेसबुक लिखा आया करेगा, वो ओरिजिनल व्हाट्सएप है। अभी आप जो व्हाट्सएप बिजनेस देखेंगे उसके नीचे बाय फेसबुक नहीं लिखा आता है।
और आने वाले टाइम में व्हाट्सएप ने एक ये भी न्यूज दी है, जो इस टाइम पे फेक व्हाट्सएप बिजनेस जो ये फिलहाल लोग चला रहे हैं, 100 मिलियन समथिंग उसके डाउनलोडर्स हैं और जो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन तीनों की मीटिंग में एक प्रेस रिलीज जारी हुआ था, जिसके अंदर फेसबुक ने 3.5 लाख, इंस्टाग्राम ने 57,000 और व्हाट्सएप ने 1,75,387 अप्रोक्सीमेट है, मैं व्हाट्सएप के लिए श्योर नहीं हूं, उनके लिए श्योर हूं दोनों के लिए, कि जो अकाउंट्स हैं वो 31 दिसंबर को ब्लॉक कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। उनके आईपी एड्रेस या फिर उनके जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिक्योरिटी में अपलोड किए हुए हैं, वो दोबारा से उन नाम पे या फिर उन बेसिस पे अपना अकाउंट नहीं बना सकते। उन्हें नई आईडी चाहिए कि नया आईपी चाहिए एक बार बनाने के लिए, और बाद में अगर वो उसको उसी आईपी में चलाते हैं जो ब्लॉक है, वो अभी मुझे नहीं पता वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, बट अभी तक तो नहीं चलेगा वो। अब हमने जाने कुछ अपडेट्स, इसके अंदर और भी अपडेट्स है। सबसे बड़ा गूगल का अपडेट, एक मिनट, ट्विटर में एसईओ कैसे हेल्प करता है? ट्विटर में एसईओ ऐसे हेल्प करता है कि हम ट्विटर पे ट्वीट्स डालते हैं या फिर लोगों को फॉलो करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमारी जो वो है साइट, जो रीच है वो लोगों को ज्यादा दिखती है। और दूसरी चीज, ट्विटर का एसईओ हेल्प ऐसे भी हो सकता है कि ट्विटर जो है ट्विटर कार्ड्स बनाता है, आपने सुना होगा ट्विटर कार्ड्स आज के टाइम में काफी ट्रेंडिंग में है। तो ट्विटर जो ट्विटर कार्ड्स बनाता है, हम उसको हमारी जो अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं ट्विटर कार्ड्स। ये एक एडवांस एसईओ का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम हमारे ऑटोग्राफिक कार्ड्स डाल सकते हैं, ट्विटर कार्ड्स डाल सकते हैं, ग्राफिक लिंक्स डाल सकते हैं, जो कि हमारे एसईओ में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। ये ट्रेंडिंग में मैं आने ही वाला था, ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, ट्विटर कार्ड। और अगर मल्टीपल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो एसईओ में कैसे इफेक्ट करेगा? मल्टीपल अकाउंट्स एसईओ में ऐसे इफेक्ट करेगा कि अभी मेरा एक अकाउंट है डिजिटल नीरज 19, आप ट्विटर पे चेक करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी है, थोड़ी सी मेरा भी एसईओ कर लूंगा साथ में। तो डिजिटल नीरज 19 जो है, तो अभी वो अकाउंट है, वो अभी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही है। उसके अंदर मैं जो ट्वीट्स डालता हूँ वो पर्सनली रिलेटिव्स को या फिर जो नोन्स या फिर जो मेरे थॉट्स होते हैं उनको मैं पर्सनली भी डालता हूँ, कुछ मैं ट्वीट्स भी डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड। तो इसके अंदर एसईओ में यही हेल्प है कि हम जब हमारा डाल रहे हैं, जब वो अलग अलग बन जाएगा, तो पर्सनल अलग होगा, प्रोफेशनल अलग होगा, हम उसके अंदर एक हमारे लाइफ को एक चांस वो दे सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल के। वो आई होप यू क्लियर योर डाउट। या श्योर। जो गूगल पैंडा और गूगल पेंगुइन आपने बताया, उसमें हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी कैसे पता चलेगा? जो गूगल पैंडा गूगल पेंगुइन है, ये तो एक गूगल का एल्गोरिथम है, ये गूगल खुद भी नहीं बताता है कि वो किस बेस पे काम करता है, बट इसके अंदर हम ये जान सकते हैं कि हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, हम उस वेबसाइट को, अगर हम उन वेबसाइट को हैंडल कर रहे हैं तो हम चेक कर सकते हैं। कुछ टूल्स आते हैं, जैसे मोज इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, बट वो पेड है टूल, मोज जो है वो पेड टूल है। इसके अलावा कुछ और टूल्स भी आते हैं जो आपको बता सकते हैं आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक कर रही है, क्या आपकी वेबसाइट की क्वालिटी है, क्या ओपनिंग टाइम है आपकी वेबसाइट का, और कितना कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, क्या बाउंसिंग रेट है। तो उस चीज से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि गूगल के एल्गोरिथम को तो आज तक कोई नहीं समझ पाया, अगर कोई समझ भी लेता है तो वो नए एल्गोरिथम आते रहते हैं, और अगर कोई बंदा अपना सामान बेच रहा है तो वो क्यों बताएगा कि मैं मेरा सामान कैसे बना रहा हूँ। अब इसके अंदर सबसे बड़े उसकी बात करते हैं, जो आने वाले टाइम में 2020 में एक मेन जो सबसे बड़ा डिकेट, और जो इस टाइम पे जिसके बारे में सारी मीटिंग्स वगैरह या फिर गूगल कुछ भी लॉन्च करता है रिलेटेड टू, आज के टाइम में गूगल के पास दो ही टॉपिक है लॉन्च करने के लिए, या तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर सेकंड बीईआरटी। है क्या बीईआरटी, हम इसको समझेंगे। बीईआरटी ये एक गूगल का नया एल्गोरिथम है जो कि बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको कोरिलेट करता हूं, मैंने ये क्यों लिखा था। इसके अंदर हम इज टू ऑफ को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं।
Maybe my spellings are not correct. So don't. अब इसके अंदर एक चीज देखिए मैंने क्या लिखा, हाउ आई गेट वीजा टू यूएस फ्रॉम ब्राजील। इसके अंदर हम क्या समझ पा रहे हैं कि हम ब्राजील से यूएस का वीजा कैसे ले सकते हैं, ये मतलब है। बट आप इसको अगर इसको ब्रेन से रैंक क्या पढ़ेगा, उसने एक तो हाउ पढ़ लिया, वीजा पढ़ लिया, कनाडा पढ़ लिया, ब्राजील पढ़ लिया, ठीक है। वो इन टू की वैल्यू को नहीं समझ पा रहा है, टू एंड आई एंड फ्रॉम, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगा, वो कनाडा से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखा देगा, ब्राजील से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखा देगा, या वीजा से रिलेटेड रिजल्ट्स दिखा देगा। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हम वहाँ के मतलब सिटीजन अगर हम ब्राजील के हैं तो उसके थ्रू कैसे, या फिर आउटर हैं तो कैसे ले सकते हैं। मैंने फ्रॉम ब्राजील लिखा है, ऑफ ब्राजील नहीं लिखा है, ठीक है। तो जो BART है ना, ये किसी का अपडेट है, इसके अंदर वो बेटर समझ पाएगा टू को, आफ्टर को, बिफोर को, जो मतलब पार्ट्स हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले BERT की फुल फॉर्म, BERT स्टैंड फॉर BD डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, की भी वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देता है कि उस चीज को समझने के लिए, इसलिए हम BERT यूज करते हैं। अब समझते हैं कि BERT किस लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कि BERT आज के टाइम में गूगल इसके ऊपर अभी भी, जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, इसके ऊपर $19.6 बिलियन अपने खर्च कर चुका है कि वो इसके अंदर और ज्यादा निकाल सके, मतलब इसको और ज्यादा प्रेफर बना सके, जबकि अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ, इसकी डेवलपिंग पहले ही स्टार्ट हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वो गूगल 2015 से यूज करता ही आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी BERT काफी हेल्प करेगा। अब हम जानते हैं 12 मैंने ऐसे ट्रेंड्स निकाले हैं जो कुछ वेबसाइट्स पे से देख के, जो 2020 में एक मेन यूज हो सकते हैं SEO के अंदर। इसका सबसे पहला ट्रेंड तो यही है, स्निप्स डोमिनेट, जो मैंने आपको बताया, स्निप्स डोमिनेट की हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो एक लुक भी अच्छा लगता है हमारे वेबसाइट का, और दूसरी चीज बंदा वेबसाइट के बाहर से ही समझ सकता है इस वेबसाइट के अंदर उसे क्या क्या मिलने वाला है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा उस वेबसाइट में एंटर करने में। एक सेकेंड, इन्फ्लुएंस। अब हम थोड़ा सा जानेंगे इन्फ्लुएंस के बारे में। इन्फ्लुएंस होता क्या? इन्फ्लुएंस कि आप किसी चीज की मार्केट के अंदर उसकी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि उसकी तारीफ कर रहे हैं। माउथ टू माउथ भी कर सकते, माउथ टू माउथ भी कर सकते हैं, या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी भी। अब आपने देखा होगा, अब ये अमिताभ बच्चन जी हैं, वो च्यवनप्राश की ऐड करते हैं। क्या शो करते हैं उसमें कि अमिताभ बच्चन जी ने च्यवनप्राश खाया तो वो इतने मतलब टॉल, फिट एंड फाइन हो गए। उससे पहले क्या वो थे ही नहीं, थे उससे पहले भी, बट उन्होंने एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया कि नहीं, मैं च्यवनप्राश खा रहा हूं तो तुम भी यही चीज खाओ ताकि तुम फिट एंड फाइन हो सको। तो इसके लिए इसको एज ए इन्फ्लुएंस कह सकते हैं हम, कि वो मार्केट के अंदर एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि तुम इस प्रोडक्ट को यूज करो ताकि वो प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंस बढ़े, उसकी प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़े मार्केट में। तो आने वाले टाइम में इन्फ्लुएंस मार्केटिंग जो है ये सबसे बड़ा डिकेट्स हो सकती है। ऑन एन एवरेज आज भी कंपनियां इन्फ्लुएंस के बेस पे $30,000 पर मंथ इसके ऊपर खर्च कर रही है, ऑन एन एवरेज। थर्ड है सिक्योर वेबसाइट इज मस्ट। अभी तक हमने जाना हमारी जो वेबसाइट्स होती थी, इसके अंदर कुछ अब चेंजेस आने लगे, क्योंकि है ना अब हैकिंग का रिस्क बहुत ज्यादा है। अब हमारी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है या पर्सनल वेबसाइट है, अगर हम उसमें SSL यूज नहीं करते, जो ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी लेयर के नाम से जाना जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जो आने लगी है कि हम जैसे अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जब हमने कोई प्रोडक्ट चूज किया, उसके बाद उसको ऐड टू कार्ट किया, और जब हम पेमेंट टाइम पे जा रहे हैं, तो वो जो बीच का फासला होता है ना, जब वो लोडिंग
कर रहा होता है, कर्सर लोड हो रहा होता है पेमेंट के लिए, उसके बीच में हैकर्स क्या करते हैं, हम अपनी खुद की एक लेयर ऐड कर देते हैं, जिसके से हमें सेम टू सेम वैसे दिखने वाली लेयर ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हम ओरिजिनल है या फेक है। सॉरी। तो हाल ही में इसका एक एग्जांपल भी आया जो कि पेटीएम ने डाला था। ठीक है, पेटीएम के अंदर क्या आने लगा था बीच में, ये 2018 की आई थिंक बात है, लास्ट टाइम की 2018 में, कि उसकी एसएसएल थी, फिर भी क्या हुआ कि पेटीएम के अंदर एक बंदा जो है वो पेटीएम के अंदर कुछ प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था, उसने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद उसको पेटीएम का वो शो हुआ, पेटीएम का पे शो हुआ, उसको लगा नॉर्मली अगर आप प्रोडक्ट लोन बाय करता है पेटीएम से तो उसने उसके अंदर कार्ड डिटेल डाली और वो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर दिया, उसने देखा उसके अकाउंट से पैसे कट गए बट उसने प्रोडक्ट नहीं आया, तो उसके अंदर मैसेज आया कि आप इसको और 2-3 बार करेंगे तो मतलब आपको सस्ता पड़ेगा, तो सस्ते के चक्कर में उसने डाल दिया, बट वो एक हैकर था जिसने उसकी सारी बैंक डिटेल्स हैक कर ली थी और उसके खाते में से पैसे चले गए और प्रोडक्ट भी उसको नहीं मिला। तो इसलिए हम एसएसएल, हर कोई आज के टाइम में वेबसाइट खोलते टाइम ये चेक करता है कि वो वेबसाइट एसएसएल है या नहीं है। एसएसएल का मतलब कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, और इसको जानने के लिए जो आज के टाइम में जैसे HTTP होता है, हमारी वेबसाइट का लिंक होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके आगे S लगा आता है जो कि सिक्योर का सिंबल होता है, हाइपर टेक्स्ट सिक्योर प्रोटोकॉल, सिक्योर प्रोटोकॉल के बाद सिक्योर लिखा आता है। सेकंड थिंग कि वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, तो आप जब भी उस वेबसाइट पे जाएंगे ऊपर आपको लॉक नजर आएगा, कोने पे उस वेबसाइट के आपको एक ताला दिखेगा जो कि इस चीज का सिंबल होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आने वाले टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहेगी कि जो सिक्योर वेबसाइट होगी उनके क्लिक्स का, उनके एसईओ का ज्यादा रहेगा। वेबसाइट ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस सर्च, आने वाले टाइम में अभी जैसे आपने देखा कि Amazon एलेक्सा लॉन्च हुआ है, या फिर AI जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हो रहा है, इसी चीज के अंदर एक नई चीज आई है, वो है वॉइस सर्च। आज के टाइम में अगर हम इंडिया में ही देखें कि इंडिया में 47% जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं, या फिर जो ब्लाइंड है वो उस चीज को गूगल के ऊपर टाइप नहीं कर सकते, अगर टाइप कर रहे हैं तो सही से टाइप नहीं कर पा रहे, तो गूगल ने इस चीज के अंदर उनको ऑप्शन दिया गूगल स्पीक का, जो Amazon प्राइम में एलेक्सा के नाम से आता है। तो अब क्या है कि लोग उसको स्पीक करते हैं तो वो स्पीकिंग में और राइटिंग में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आता है, अलग लैंग्वेज का अलग प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आता है। तो अब इस चीज के अंदर और ट्रेंडिंग में रहेगा कि आप अपनी वेबसाइट को जो है वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मेंटेन करें, जो आपकी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग, जैसे जो हम बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको यूज करें, चलें। मोबाइल यूएक्स विल डिटरमाइन योर रैंकिंग, ये मोबाइल इंडेक्सिंग जो मैंने आपको बताया, ये पहले ही मैंने आपको बताया, ये भी एक ट्रेंडिंग वो रहेगा कि अभी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो मोबाइल यूएक्स नहीं है, मतलब मोबाइल इंडेक्स नहीं है, वो डेस्कटॉप इंडेक्स हैं। तो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमें प्रोग्रामिंग के अंदर ही इसको चेंज करना होगा, हमारे जो इंडेक्सिंग है या जो उनकी जो कैलकुलेशंस होती है, फिर जो नंबरिंग होती है लेंथ विड्थ हाइट एंड ऑल का, उसको हमें चेंज करना होगा, वो मोबाइल इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग उसको हमें कोडिंग्स को करना होगा, तो उसके बाद आप इसकी मोबाइल इंडेक्सिंग कर सकते हैं और वो बेटर खुलेगी, और बेटर अगर वेबसाइट होगी तो बेटर उसके ऊपर ट्रैफिक आएगा। वीडियो एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आने वाले टाइम में यूट्यूब, जैसे कि मैंने बात की, अभी यूट्यूब यूज होता है 2%, और एक नई चीज यूट्यूब में ये है कि आज के टाइम में लोग आधी चीजें जो गूगल पे हम सर्च करते हैं वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ताकि उन्हें उस चीज की बेटर नॉलेज मिले। हर कोई ये सोचता है यार जो चीज मैं सर्च कर रहा हूँ इसकी यूट्यूब पे मुझे वीडियो मिल पाएगी, और वीडियो के माध्यम से मैं उस चीज को ज्यादा समझ पाऊंगा, जो मेरा सोर्स होगा नॉलेज का वो उसमें ज्यादा बेटर मेरे को समझ में आएगा। तो इसलिए आने वाले टाइम में यूट्यूब 2% से इंक्रीज होकर 27% तक आने वाला है। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अभी से जो हमारी नॉलेज है या जो हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, जो हमारे वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको ऐसे वीडियो में शो करें। इसका एक अच्छा एग्जांपल है विनय हरी, आपने शायद उनकी काफी एड्स देखी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग एड्स डालते हैं उसकी कनाडा वीजा से रिलेटेड विनय हरी।
तो आपने उसकी एड्स देखी होगी, उसके अंदर क्या है, दे तो वो इन्फॉर्मेशन ही रहे हैं कि हम 5 लाख में जैसे कि वीजा लगवा के भेज रहे हैं बच्चों को, या हम वीजा लगवाते हैं सारे पैसे बाद में लेते हैं ये, बट एड के थ्रू वीडियो के थ्रू वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। सोचिए अभी उनकी लेटेस्ट इतनी इंटरेस्टिंग एड आई है कि एक आदमी होता है, वो लोगों से कुछ मांगने जाता है, सामान मांगने जाता है, तो सब हर लोग बंदा गांव का उसको ये कहता है भाई 15 तारीख के बाद, भाई 15 तारीख के बाद। तो वो एक बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि लाला जी ये 15 तारीख का क्या चक्कर है, मतलब कि सारे गांव वाले कह रहे हैं कि 15 तारीख के बाद। तो एक्चुअली होता कुछ नहीं, वो ये होता है कि 15 तारीख तक वीना हैरी ने एक ऑफर निकाला हुआ है कि वो 5 लाख के अंदर 5 लाख रुपए में ही कनाडा का वीजा लगवा के देगा स्टूडेंट्स को, और पैसे भी वीजा के बाद लेगा। बस उस चीज को देखिए कितना ज्यादा क्रिएटिव इंटरेस्टिंग वे में और कितनी ज्यादा उसकी एड चल भी रही है आज के टाइम में। वीना हैरी की एड्स के, स्पॉन्सर एड्स के मामले में वो टॉप 10 ट्रेंडिंग्स में आता है। 7th इसके अंदर है CTR एंड रोल टाइम। CTR क्लिक थ्रू रेट, कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी लुक या जो आपकी एड है वो कितनी ज्यादा इंप्रेसिव है, कितनी जल्दी वो खुल रही है, कितना बेटर उसका कंटेंट है जब कोई आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है क्लिक करने के बाद उस एड पे, या फिर आपकी एड कैसे शो हो रही है, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है या नहीं है, या डाटा बिखरा वगैरह तो नहीं है। CTR भी आने वाले टाइम में काफी ट्रेंडिंग में है अगर आप स्पॉन्सर एड के अंदर देखें तो। 8th है हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, या आपके सोशल मीडिया पे आ रहा है, या आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है ऑनलाइन। इसका एग्जांपल सीधा सा लेते हैं कि कोई आपकी दुकान पे आ रहा है, अगर आपकी दुकान पे माल अच्छा है तो वो उस माल को खरीदेगा भी, उस माल के बारे में, और मतलब आपकी दुकान पे टाइम भी ज्यादा स्पेंड करेगा, 10 चीजें भी देखेगा। टाइम तो यूज हो रहे ना, वो दिख रहे चीजें, मतलब हो सकता है वो खुद ना ले तो रेफरेंस भी दे आगे। तो इसी चीज के अंदर हम कंटेंट बोलते हैं कि जो आपकी दुकान है ना वो वेबसाइट है, अब उसके अंदर जो माल है वो आपका कंटेंट है, कि आपका कंटेंट ऐसा हो कि हाई क्वालिटी हो, लोग उस पे आए और उसको देखें, टाइम लगाएं। ऐसा ना हो कि वेबसाइट पे आते ही और उसको बंद कर दें, पसंद ही नहीं आया, कुछ एड ही एड दिखाए जा रहे हैं हम उसके अंदर, तो वो भी हमारे SEO में फर्क करता है। सेकंड थिंग, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ हमारा है कंटेंट की कैलकुलेशन, नंबरिंग, कि हमारा कितना कंटेंट उस वेबसाइट पे होना चाहिए। जैसा हम अगर हमारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उस पे ऑन एन एवरेज गूगल कहता है, जो एक CEO है वो एक बीजमास एक कंपनी है जो कि मार्केटिंग कंपनी है, बहुत हैवी कंपनी है बीजमास, उसका हाल ही का टर्नओवर 800 करोड़ का था। तो उसके अंदर क्या है, उसका उनके CEO और गूगल भी ये बात कहता है, अब जो नई उसकी उसमें है ट्रेंडिंग जो डालते रहते हैं, गूगल वेब मास्टर आपने सुना होगा, उसके ऊपर गूगल टिप्स डालता है कि आप कैसे अच्छे और अच्छा अपना वेबसाइट को कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी ये शो हुआ है हाल ही में कि आपका जो वेब कंटेंट है ना, कंटेंट आपके ब्लॉगिंग का या आपके वेबसाइट का, वो ऑन एन एवरेज 2000 to 2200 लॉन्ग कंटेंट लेंथ, मतलब जो है वो इतनी एक होनी चाहिए आपकी। ऐसा ना हो कि आपने 1000 वर्ड्स में ही अपना कंटेंट को कंप्लीट कर दिया। तो बस वही कहते हैं लॉन्ग लेंथ हो, ताकि लोग उसको ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करें, लोग पढ़ें और वो इंटरेस्टिंग होगा तो और पढ़ने में भी मजा आएगा। लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड यूज करें, पहले हमारे हर कोई भागता था शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड के अंदर, अब ये नया चीज आ गया है कि लोग लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। SEO का नया पार्ट जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अब जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जो VIPs हैं, उनके जो बोले हुए वर्ड्स हैं या फिर जो फ्रेजेस हैं वो अब एज ए कीवर्ड यूज होते हैं। यू नो कि वो एज ए कीवर्ड ही यूज होते हैं। अब गूगल ये कहता है कि नहीं भैया, मैं सिर्फ एक कीवर्ड के पीछे नहीं भागूंगा, अब आप इसके अंदर पूरा सेंटेंस लिखिए, चाहे मैं उसको भी कीवर्ड लेऊंगा, आप समझाइए। क्योंकि गूगल कोशिश ये कर रहा है कि वो गूगल कोशिश ये कर रहा है कि वो कितने बेटर से बेटर रिजल्ट दे सके, बेस्ट रिजल्ट वो देना चाहता है। और इसका भी रीजन मैं आपको दूंगा कि अब गूगल अपने आप को और बेहतरीन, जबकि इतना बेहतरीन है, 69.3% लोग उसको यूज कर रहे हैं, फिर भी वो और बेहतरीन क्यों होना चाहता है। अब एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट का अगर आपको SEO करना है या आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो आपकी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। अब गुड से या वेरी गुड से काम नहीं चलेगा, वो एक्सीलेंट होना चाहिए। एक्सीलेंट किस वे में
कि अगर वो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है तो वो लोडिंग जल्दी होनी चाहिए उसकी। ऐसा ना हो कि वो बंदा मतलब कि आपकी वेबसाइट जा रहा है, कई देर तक आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, तो वो उसको बैक कर देगा, बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का बढ़ जाएगा, जो कि आपके लिए एक गलत वो रहेगा, आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गूगल और बेहतरीन क्यों हो रहा है। आपने देखा एक चीज की अदर्स यूजर 4.8 का मतलब क्या है, अदर सर्च इंजन। तो अब 2020 में ये एक नया ट्रेंड आने वाला है कि लोग जो है ना खाली गूगल पे नहीं रहेंगे, अब वो गूगल से भी निकल के अदर सर्च इंजन पे भी जाएंगे, जैसे याहू है या फिर बिंग है। जैसे बिंग, याहू अभी भी 21.3 लोग यूज कर रहे हैं, बट याहू पे इतनी वेबसाइट्स नहीं है जितनी गूगल पे है, यूसेज जो है गूगल की। तो अब लोग याहू पे, गूगल इस पे भी जा रहे हैं, बिंग पे भी जा रहे हैं, याहू पे भी जा रहे हैं, यूसी ब्राउजर पे भी जा रहे हैं, ओपेरा पे भी जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग गूगल को इस 2019 में 6.5 बिलियन का लॉस इस वजह से हुआ कि लोग ओपेरा ब्राउजर, ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउजर और याहू को यूज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब गूगल के साथ साथ में गूगल से निकल गए और उनको भी साथ में यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आने वाले ट्रेंड में ये बढ़ने वाला है और ये कम होने वाला है। सो इन लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, जो कंक्लूजन इससे निकलती है कि एसईओ, एक तो सबसे पहले कि एसईओ हमारे कंपनी के लिए, अगर हमें ऑनलाइन अपने बिजनेस को बढ़ाना है या सर्विसेज को बढ़ाना है या पॉपुलर करना है हमारे प्रोडक्ट्स को, उसके लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एसईओ के अंदर भी कुछ नई चीजें आ रही हैं, तो इसको ऑनलाइन अपडेट अगर हम नहीं चलेंगे तो हमें काफी आने वाले टाइम में मुश्किल आने वाली है, कंपटीशन काफी बढ़ने वाला है। तो आई होप आप लोगों को कुछ मेरी तरफ से जो मैंने समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझ आया होगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा। थैंक यू सो मच। Now you have time to ask me any doubts. If you have, you can ask me. Yeah, sure. जैसे कि आपने बताया कि गूगल काफी इन्वेस्ट कर रहा है कि बेस्ट से बेस्ट वो रिजल्ट दे हमें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो अदर्स का 4.8% शेयर है वो बढ़ने वाला है, तो ऐसा क्यों? गूगल को बढ़ना चाहिए बल्कि। गूगल इन्वेस्ट, समझिए, गूगल थोड़ी कह रहा हूं उनको कि आप अदर्स पे जाइए, ये तो कॉम्पिटिटर है गूगल के लिए। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो आप अपना इन्वेस्ट इसलिए तो कर रहे हैं ना कि लोग आपके पास ज्यादा आए। अब मेरे पास आ रहे हो तो चलो ठीक है, भगवान की शुक्र है कि लोग मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आप तो अपना इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं ना, ताकि आप, अगर आप जितना वो डेवलप होंगे उतना ज्यादा लोग आपके पास आएंगे। अब लोग अगर आपसे कट रहे हैं तो आपको या तो उसको थोड़ा डेवलप करना होगा या आपको और हथकंडे अपनाने होंगे कि कैसे लोग आपके पास आए। तो इसलिए गूगल ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब गूगल को ऐसा लगने लगा है कि लोग उससे कटने लगे हैं, और जो कि एक रियलिटी भी है कि पहले अदर्स जो है ना 2017 तक जो है अदर्स जो है 1.3% ही होता था, लेकिन अब 2020 के, ये तो अभी स्टार्टअप है 2020 का, जनवरी या 10 हुई है ओनली, और ये 80 बढ़ के 4.8 हो गया है यूसेज। और जैसे आपने एक और डाटा दिया कि 2020 में जो YouTube है वो 2% से 29% पे जाने वाला है, तो ये 2% वाला जो डाटा लिया है वो कौन से ईयर का है? ये जो 2% वाला डाटा है ये फिलहाल मैंने 2017 का लिया है, 18 का मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 18 का जो YouTube का बीच में, आपको ध्यान है 2018 में बीच में एक फेज आया था जिसमें YouTube हैक हुआ था, जिसके अंदर YouTube का काफी जो सर्च डाटा था या फिर जो YouTube का काफी डाटा था वो क्रैश हो गया था। तो हम 2018 के डाटा को अप्रूव नहीं करते इस चीज के अंदर। अगर मैं आपको 18 का डाटा दूंगा तो वो अनअप्रूव्ड है विद ऑर्गेनाइजेशंस जो इन सब चीजों को देखते हैं। और 2019 का YouTube का अभी तक मार्केट में रिलीज नहीं हुआ है YouTube की तरफ से कि उसका यूसेज कितना बढ़ा है या फिर कितना कम हुआ है, तो इसलिए मैंने 2017 का लिया है। और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा, ये गारंटीड है, क्योंकि अब आज के टाइम में मैं भी अगर कोई चीज देखता हूँ तो मैं गूगल के बाद सबसे पहले यूट्यूब पे, मतलब गूगल के अंदर भी जाता हूँ तो वीडियोस पे ही जाता हूँ। वीडियो अच्छे तरीके से वो हमें ज्यादा समझा पाएगी बजाय कि हम उस चीज को पढ़ें। तो
नीरज, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। जैसे आपने बताया ईयर 2003 में यूएस की इकॉनमी थी $5.7 ट्रिलियन। नहीं, 2003 में यूएस की थी 2.7, 5 समथिंग ट्रिलियन डॉलर का तो लॉस हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड को। गूगल के वो होने के बाद, डैमेज होने के बाद, गूगल इंक्रिप्शन के बाद 5 समथिंग ट्रिलियन डॉलर्स का ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर फेस वो ऐसा था कि महामंदी थी जिसका प्रभाव इंडिया, उस टाइम पे इंडिया पे भी कुछ लगाया हुआ था इंदिरा गांधी जी ने, मतलब वो चल रहा था। ये उसी दौरान की बात है कि जब गूगल को मतलब कि इंटरप्टेड हुआ तो काफी प्रॉब्लम आई, जिस वजह से पूरे वर्ल्ड की 5 समथिंग ट्रिलियन जो इकोनॉमी है वो डैमेज हो गई गूगल की वजह से। और उस टाइम पे मैंने यूएस को इसके साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि यूएस आज के टाइम में सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमिक है आफ्टर द यूके अभी इस टाइम पे फर्स्ट पे आ गया। अब यूके जो है यूएस नंबर 1 पे है, नहीं बड़ी इकोनॉमी। आप जब नई देखेंगे ना अभी जो आने वाली है 2019 तक यूएस नंबर 1 पे था, बट 2019 के अंदर यूके के अंदर जब से यूरोपियन यूनियन अलग हुई है और इंग्लैंड का जो वो पार्ट है वो खुद की इकोनॉमी है ऐसे दो उसमें काउंट होने लगा है, तो इस वजह से यूके यूएस ऊपर आ गया। पहले यूके और यूरोपियन यूनियन का जो काउंट है वो सिंगल काउंट में यूज होता था, जिसका जो फायदा है वो यूएस को मिलता था कि भाई वो उस चीज को काउंट तो नहीं हो रहा ना, वो अब वो दोनों काउंट हो रहे हैं, जिस वजह से कि यूएस अब सेकंड नंबर पे आ गया है। इसी वजह से थोड़ा सा यूएस के अंदर काम भी चल रहा है कि वो आपसी बढ़ सके उस चीज को। मैंने यूएस का एग्जांपल इसलिए लिया कि उस टाइम पे यूएस सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वाला देश था, जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा 2.3, और उसकी इकोनॉमिक से भी तो ये शायद 2.5 गुना ज्यादा हो गया कि वो जो लॉस हुआ है वर्ल्ड को। नहीं, अगर यूके और यूरोप जो कंट्रीज हैं पहले साथ में काउंट होता था, अब उसको आप पहले वो काउंट ही नहीं होता था, यही तो फर्क आ गया ना कि पहले वो काउंट ही नहीं होता था। आप अगर इसकी कुछ हिस्ट्री चेक करेंगे, यूके और यूरोपियन यूनियन का जो पहले काउंट होता था वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन का गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड था। अब यूरोपियन यूनियन और यूके का दोनों रजिस्टर्ड है, जो कि इन दोनों के बीच में एक संबंध हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट बना 2019 में कि जो हमारे लोग हैं, जो वीजा सिस्टम है और है वो सारा सेम रहेगा, इकोनॉमिक बेस जो है वो सेम रहेंगे, बट उस इकोनॉमिक बेस के अंदर वो दोनों काउंट होंगे कि आपकी इकोनॉमी कितनी आई, आपकी इकोनॉमी कितनी आई। उन दोनों इकोनॉमी के बेस पे कुछ पॉलिसीज वगैरह जो बनती हैं, जो करंट अफेयर वाला डिपार्टमेंट होता है उन उस बेस पे सिलेक्ट करेगा। इसलिए आपने भी देखा होगा कि यूके के अंदर अब इस टाइम पे वीजा भी काफी खुल रहे हैं। 17.3% यूके का जो वीजा रेट है वो बढ़ा है, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर दे रहे हैं, बस पाकिस्तान को छोड़ के। Anyone else? Any doubts? Yeah, sure. क्या आपको दोबारा समझा सकते हैं वो जो आपने बताया था, how you get visa from this? Yeah. इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि पहले जब हम इसको देखते थे, ये एक अपडेट ही है। आप पहले इसको ये मान के चलिए कि ये ब्रेन रैंक का एक बेटर पार्ट है, एक अपडेट वर्जन है BERT, कि वो आपको और बेटर दिखा रहा है। पहले क्या है कि ब्रेन रैंक में जो है एक डिफॉल्ट था कि वो जो वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको रीड नहीं कर पाता था, मतलब कि उनको बेटर तरीके से शो नहीं कर पाता था, बस उनको वो रीड कर पा रहा है हेल्पिंग वर्ब्स को। जैसे कि अगर उसके अंदर पहले उसमें उसके लिए ये कीवर्ड्स थे, उसके लिए सिर्फ ये कीवर्ड्स मायने थे, हाउ, वीजा, कनाडा, ब्राजील, ठीक है। जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना वो उसके लिए मायने नहीं रखती थी, अब ये हेल्पिंग वर्ब उसके लिए मायने रखती है। कि मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आपको एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? आपने सबसे पहले बताया था 3 टाइप के एसईओ टूल, जैसे कि व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ और ग्रे हेड एसईओ। इसमें से सबसे अच्छा एसईओ कौन सा टूल रहता है? इसके अंदर सबसे अच्छा एसईओ जो रहता है वो है व्हाइट हेड ही है, लीगली अगर बात करें, क्योंकि व्हाइट हेड में सब कुछ आपका ट्रस्टवर्दी होता है, सब कुछ ओरिजिनल होता है। ग्रे हेड और इसके अंदर सेकंड थिंग ये है कि हम ग्रे हेड को भी थोड़ा थोड़ा अगर अनऑफिशियली देखें तो यूज करते हैं लोग इसको, ग्रे हेड को भी, क्योंकि ग्रे हेड जो है वो उन दोनों का पार्ट है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड। बट इसके अंदर गूगल अगर आपको कल को चेक कर लेता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आईपी को बैन कर दिया जाए, आपकी वेबसाइट को बैन कर दिया जाए और आप कभी उस चीज को बायकॉट ही कर दिया जाए कि आप अपने प्रोडक्ट को कभी ऑनलाइन लॉन्च ही ना कर पाओ किसी भी सिस्टम पे। एक बायकॉट की टर्म होती है इंटरनेट लॉ में, जिसके अंदर आपको बायकॉट का चीज ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंपनी आपको किसी रीजन पे बायकॉट कर देती है, वो एक प्रॉपर लिखत में रीजन देगी, एक सॉलिड रीजन देगी कि वो आपको क्यों बायकॉट कर रही है। उसके बाद अदर्स कंपनियां जो है वो भी उस चीज को, बायकॉट को हटा नहीं सकती। ये अपने
मार्केट में भी चलता है, जो कि एम्प्लॉइज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उसके अंदर अगर कोई एक कॉर्पोरेट के अंदर एक एम्प्लॉय को किसी कारण से बाइकआउट कर दिया जाता है तो अदर कंपनीज भी उसको एज ए एम्प्लॉय नहीं रख सकती। अगर वो उसको एज ए एम्प्लॉय रखती हैं तो उन्हें एक सॉलिड रीजन देना होगा क्यों रख रही हैं, और जिसने बाइकआउट किया है उसको एक सॉलिड रीजन देना होगा कि वो क्यों उसको बाइकआउट कर रहा है। या श्योर। आपने बताया कि एसईओ में लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज करना चाहिए, तो आप बताएंगे कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं या फिर उनके बारे में थोड़ा बहुत? कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं, एक तरीके से देखा जाए जिन कीवर्ड्स की डेंसिटी, यानी कि जिन डेंसिटी को मैं समझाऊंगा, जिन कीवर्ड्स की डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा है वो एज ए कीवर्ड होता है। जिसकी डिमांड ज्यादा है, जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जब अपन आप एक बार गूगल पर डालें मैक्सिमम यूसेज ऑफ हैशटैग कीवर्ड्स, यूजिंग हैशटैग कीवर्ड्स, उसमें काफी सारे कीवर्ड्स आएंगे, उनकी डेंसिटी काफी हाई है इसलिए वो मैक्सिमम यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं किसी के यूआरएल में कहीं पे भी, या फिर उन पे बिडिंग ज्यादा लग रही है। अगर एड्स के उसमें देखें, स्पॉन्सर्ड एड्स में देखें, तो कीवर्ड्स होता है कि हम किस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, उसकी कितनी डेंसिटी है। हम पहले इस चीज पे ध्यान देते थे, बट अब जो है अब जो गूगल कहता है कि नहीं, मैं अब जैसे रेड टेप है एज ए कीवर्ड लेके चलते हैं, अब रेड टेप है एज ए कीवर्ड है। अब ये रेड टेप के अंदर क्या है, रेड टेप तो कुछ भी हो सकती है, ये टेप भी हो सकती है, शूज की सबसे बड़ी ब्रांड है रेड टेप, ठीक है, उसके अलावा ये ब्रांड भी हो सकती है, उसके अलावा ये क्लोथिंग ब्रांड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है रेड टेप। तो अगर वो रेड टेप क्लोथ्स लिखता है तो लॉन्ग टेल हो गया, मतलब वो बढ़ गया ना कीवर्ड, जैसे एक सिंगल वर्ड था उसके साथ एक वर्ड और ऐड हो गया, वो 2 वर्ड हो गए, वो लॉन्ग ट्रेल हो गया। बट वो शो कर रहा है, आपको पता चल रहा है कि रेड टेप क्लोथ्स, ये रेड टेप जो है क्लोथ्स को डिफाइन कर रहा है, तो वो लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड हुआ। गूगल उस रेड टेप की बजाय उस रेड टेप क्लोथ्स को ज्यादा अहमियत देगा, ताकि जो यूजर है वो उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने कीवर्ड के अंदर खाली बार बार रेड टेप ना करने की बजाय रेड टेप क्लोथ्स यूज करते हैं, या फिर मतलब कि उसको डिफाइन करते हैं आपका कीवर्ड किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो आपको मोर प्रेफरेबल होगा बजाय उसके बिफोर जो आप यूज कर रहे थे। एनीवन एल्स, एनी डाउट्स? या श्योर। सीटीआर कैसे पता चलेगा हमें वेबसाइट का कि अच्छा है? सीटीआर हमारी वेबसाइट का पता चलेगा, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट, इसका एक फॉर्मूला होता है कि कितने क्लिक्स हमारी वेबसाइट, कितने इंप्रेशंस हमारी वेबसाइट पे आए और उनमें से कितने क्लिक्स हमारी क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन इनटू में 100। ये सीटीआर का एक फॉर्मूला है जो एज ए परसेंटेज हमें बताता है कि हमारे वेबसाइट का सीटीआर कैसा है। और गूगल एनालिटिक्स से हम ये जान सकते हैं हमारी वेबसाइट के कितने इंप्रेशंस आए और कितने क्लिक्स आए, उसको हम कैलकुलेट करके हमारा सीटीआर डिफाइन कर सकते हैं। और अच्छा सीटीआर वही होता है जो ऑन एन एवरेज आए, कि अपनी वेबसाइट पे ज्यादा है। आज के टाइम में मेरे ख्याल में ऑन एन अप्रोक्स सीटीआर 5 पॉइंट समथिंग है, दीपक 2 पॉइंट समथिंग है सीटीआर। और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हुआ है? यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन होता है जैसे कि हमारी एक वेबसाइट का यूआरएल होता है, उस चीज को मैं आपको एक बार ब्लैक बोर्ड पे बताता हूँ कि मैंने जो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल डिजिटल कोर, डिजिटल कोर जो है वो एक वेबसाइट है, मेरी मतलब वेबसाइट है, मैं इसको एसईओ करना चाह रहा हूँ। तो इसका मैं यूआरएल जो है, यूआरएल जो जिस लिंक से लोग हमारी वेबसाइट पे पहुंच रहे हैं, एक तो इसका यूआरएल हो http www.xyz.com1234 समथिंग समथिंग। एक तो यूआरएल हो जो कि ये है बहुत लंबा यूआरएल है जिसके अंदर नंबरिंग भी है, xyz समथिंग 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 चलता जा रहा है। एक मेरा यूआरएल हो .com. Which one you prefer more, up one or down one? This is URL optimization. अगर हमें किसी का अपन सर्च करना है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट या रेस्टोरेंट कौन सा है, तो उसका ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा?
अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो जब जैसे कि मैंने मेरे इसी जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटल एक आपने वो वर्ड डाला, मेरे यूआरएल में भी डिजिटल इवन है, और अगर आप इसके अंदर बेस्ट वो कह सकते हैं तो इसके अंदर हम एक और यूआरएल बना सकते हैं जिसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं कि मैं एक यूआरएल ही बना दूंगा www.bestinstitute.com या bestfood.com वगैरह, मैं इस तरीके से एक सब डोमेन एक पेज बना दूंगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, एक अलग से यूआरएल बना दूंगा जिसको मैं इंटरलिंक कर दूंगा, और आप जब उस यूआरएल पे क्लिक करेंगे, जब वो ऊपर शो होगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे कीवर्ड मैंने सारे डाल दिए जो आप सर्च कर सकते हैं, जब उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट ही खुले, उस यूआरएल से मेरी वेबसाइट ही खुलेगी जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये एक यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का एग्जांपल है। और ऑन पेज हमारा कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? ऑन पेज आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सबसे पहला आप यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन देखें अपने पेज का, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करें, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करें, कीवर्ड स्टफिंग करें, ठीक है। इसके अलावा आप इसको मतलब अपनी वेबसाइट को डिफाइन करें, मेटा टैग्स यूज करें, मेटा डिस्क्रिप्शंस यूज करें। और हाँ, आपने पूछा था ट्विटर कार्ड्स, ट्विटर कैसे हेल्प करता है, इस चीज को मैं कोरिलेट करता हूँ कि जब हम हमारी सोशल साइट्स के लिंक्स डालते हैं या फिर ग्राफ्स डालते हैं, ओपन ग्राफ्स, अब जैसे ये ग्राफ्स जो मैंने सारे लिए हैं, ये मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं, अगर मेरा ब्लॉग है, मेरा वेबसाइट है, तो मैं उन और सोर्सेज को डाल दूंगा मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। तो ये एक मेरा वो हो गया ग्राफिकल ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि मैं ओपन ग्राफ उनको शो कर रहा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर कि वो खुद भी चेक कर सकते हैं लाइव उन वेबसाइट्स पे जाके। एक तो मेरी लिंक बिल्डिंग होगी उनके साथ, बैकलिंक्स क्रिएट हो गए, लिंक बिल्डिंग क्रिएट होगी। दूसरी चीज की मैं उनको लाइव ग्राफ्स दिखा रहा हूँ, तो मेरी वेबसाइट के अंदर लोग पीपल मोर इंटरेस्टेड इन माय वेबसाइट बिकॉज दे आर गेटिंग सम ग्राफ टू clear their minds that what they are seeing on my website in the graphical stage, ठीक है। तो ये चीज होगी। तीसरी चीज ये हो सकती है हम वीडियो ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम दिखाते हैं, तो वो भी पीपल समवन इज कमिंग ऑन माय वेबसाइट एंड ही इज इलिटरेट और वी कैन से कि मतलब मिड वे में है, वो एजुकेटेड भी है और नहीं भी है, वो वेबसाइट पे आ गया किसी कारणवश, then he will get more interested with my website when I am showing him video, what I am informing him कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर माल है और क्या देखने आए हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा बाय द वीडियो फॉर्म, नॉट लाइक वो मेरा कंटेंट पढ़े वेबसाइट पे। एनीवन एल्स? या श्योर। आपने बोर्ड पर अपना ये लिखा, वेबसाइट लिखी है www.digitalcore.com, क्या ये सही है यूआरएल? नहीं, ये यूआरएल नहीं है, ये मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है। इसके आगे अगर मैं http लगाता हूं या मेरी वेबसाइट https है तो ये एक यूआरएल बन जाएगा। क्या लगा दो फिर भी ये ठीक है, आपको लगता है? हाँ, अगर मेरा https है और मैं www.digitalcore.com है /home लिखता हूं तो मेरा यूआरएल आपने जिस प्रकार से लिखा वो क्या ठीक है, आपको लगता है? ये ठीक नहीं है। मैंने इसके अंदर ये समझाया कि मेरे यूआरएल के अंदर अगर मैं डिजिटल कोर जो मेरा कीवर्ड है वो यूज करता हूँ या फिर उसके अंदर www.xyz या कुछ भी होता है, उससे बेटर ये चीज दिख रही है, मैंने वो चीज समझाई है। इसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरा प्रॉपर यूआरएल है, इसके अंदर पूरा लिख के दिखाओगे यूआरएल साफ कर। आई थिंक ये यूआरएल मेरा कंप्लीट है और आई होप जब आप इसको टाइप करेंगे और लॉगिन करेंगे ये खुल जाएगा। मुझे नहीं लगता ये ठीक है, हो सकता है मैं इसमें गलत हो सकता हूँ और आप मेरे को गेट करें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी, फॉर माय बेटर नॉलेज। जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो छोटे होते हैं। आपने पहले में डिजिटल कोर बड़ा लिखा था, इस बार HTTPS बड़ा लिखा है। HTTPS स्मॉल लेटर्स में आएगा, स्मॉल लेटर
ओके, वो टाइपिंग के अंदर बड़ा लिख दिया पहले होगा। में पूरा डिजिटल कोर आपने बड़े लिखे थे, इस बार HTTPS आपने बड़ा लिखा है। ओके, यूआरएल कंप्लीट हाउ तो इन लास्ट में लैंग्वेज आएगा कि आपका PHP पे बनाया है HTML पे बनाया। वो तो जब हमारे सर्वर के ऊपर, जब हम वो सर्वर पे ये इन्होंने यूआरएल बोला कि अगर आप होम पेज पे लिंक कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, वो हमारी सर्वर लैंग्वेज, नो 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 नो, यूआरएल तो पूरा आएगा ना, PHP या वो तो नो नो, आएगा सर। दैट विल बी ऑन अ सर्वर लैंग्वेज। अब मैं आपको एक यूआरएल दिखाता हूँ मेरे फोन के अंदर, एक्चुअली मेरा फोन अभी यूसेज हो रहा है, मैं आपको मेरे फोन में दिखाता हूँ कि मैंने एक गूगल मैप बिजनेस किया, मेरी गूगल अकेडमी, मैंने डिजिटल कोर के नाम से गूगल मैप बिजनेस किया, एक अकेडमी का, मतलब एक उसका एजेंसी का। तो जो उसका यूआरएल है ना, उसका जो यूआरएल है वो पहले आ रहा था https / मतलब जो ये आगे का वो होता है, सब पार्ट होता है, और उसके बाद www और numbering.co.home, कि वो मेरे सीधा होम पे आए उस गूगल के बिजनेस पे मेरे, ठीक है। तो उसको मैंने बाद में चेंज किया कि उसके अंदर जो नंबरिंग थी उसको उठा के डिजिटल कोर लिख दिया सिर्फ। बट उसके अंदर जब भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं या मतलब फेसबुक पे कहीं भी शो करूंगा, वो ओनली होम तक ही है, वो सर्वर लैंग्वेज है, वो टिपिकल आपकी लैंग्वेज में जाता है कि सर्वर के अंदर आप उस चीज को किस चीज में फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपकी HTML साइट है तो लैंग्वेज HTML होगी, प्रोक्सी है तो प्रोक्सी होगी, जावा है तो जावा होगी, वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस होगी, वो सर्वर लैंग्वेज है। तो आपने यूआरएल किस में चेंज किया, मतलब कैसे चेंज किया? यूआरएल आपने बताया कि 1 2 3 अल्फा, मतलब उसमें कुछ था, आपने सिर्फ होम ही लगाया, तो कैसे चेंज? मैंने होम नहीं लगाया, होम मतलब आपने कुछ भी उसको चेंज मेरा किया, कीवर्ड डाला, हाँ चेंज किया, तो कैसे हाँ। चेंज किया बताओ? इसके लिए हमारे पास टूल्स भी होते हैं, और जब हम गूगल पे कोई भी, जैसे कि हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमारा यूआरएल चेंज कर सकते हैं, और HTML में जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं उसमें भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हमारे यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर हमारे कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं, जिस वजह से जब हम गूगल के ऊपर वो लाइव हो जाती है वेबसाइट, तो वो उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट पे ही आएंगे। इसके अंदर हम कितने भी लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं और उसको लाइव कर सकते हैं, वो एज ए सब पार्ट, सब पेज हमारे वेबसाइट का शो होगा सर ऑन द बेसिस ऑफ सर्वर। एक क्वेश्चन और है, या शो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मतलब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी होता है, वैसे ही ऑफ पेज में क्या कंटेंट महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है, बताओगे कैसे? या शो अगर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग इन द सेंस आप कर तो है तो सारा कंटेंट ही, अगर आप सोशल मीडिया पे